गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अमित द्विवेदी, बीवीएस इंटर कॉलेज शिवकुटी प्रयागराज। बच्चों, आज पुनः हम क्लास 10th के साइंस विषय के बायोलॉजी भाग में पुनः उपस्थित हूँ। पिछले लेक्चर में हम चर्चा कर रहे थे, लास्ट टॉपिक पर आपका जो पढ़ाया गया था, उस लास्ट टॉपिक में आपने पढ़ा था ऊतक स्तर पर गैसीय विनिमय, और ये सारी बातें आपने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में पढ़ा था। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में, बाह्य श्वसन में नेक्स्ट जो आपका चरण आता है, नेक्स्ट जो आपकी बात आती है, वह है विशेष रूप से ट्रांसपोरेशन ऑफ CO2। ट्रांसपोरेशन ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन बॉडी में कैसे होता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के लिए हानिकारक होती है, और यह कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं में कार्बनिक भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बनती है। ये जो बॉडी में CO2 है, कोशिकाओं में जब कार्बनिक भोज्य पदार्थों का जैव रासायनिक ऑक्सीकरण होता है, तो उस कंडीशन में CO2 का क्या होता है, निर्माण होता है। आपने संक्षिप्त रूप में इसमें पढ़ा था, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि शरीर से कुछ मात्रा में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े के द्वारा बाहर निकलती है, लेकिन वह कार्बन डाइऑक्साइड पूर्णतया नहीं निकलती। पूर्णतया उस प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस नहीं होती है। तो शरीर में, शरीर की कोशिकाओं में जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के फलस्वरूप बनने वाला जो CO2 है, जिसे आप कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, वह किन रूपों में, कैसे ये फेफड़ों के द्वारा बाहर रिड्यूस होती है। आज इसी टॉपिक पर हमारा मेन फोकस होगा, और आइए समय को न बर्बाद करते हुए हम टॉपिक पर चलते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है बेटा, ट्रांसपोरेशन ऑफ CO2। अभी मैंने आपको बताया कि कोशिकाओं में जैव भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण से ये कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोरेशन है, या इसका जो ट्रांसपोर्ट है, परिवहन है, वह 3 रूपों में होता है। कैसे कैसे होता है, कितना परसेंट CO2 इस रूप में जाती है, कितना परसेंट इस रूप में, और कितना परसेंट इस रूप में जाती है। तो सबसे पहले यहां पर दिया गया है बेटा कि इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड, यानी कार्बोनिक अम्ल के रूप में CO2 का परिवहन। तो लगभग 7%, 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है, 7% कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के प्लाज्मा में घुलकर, रुधिर के प्लाज्मा में घुलकर विशेष रूप से कार्बोनिक अम्ल H2CO3, ठीक है। तो 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यह रुधिर के प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक अम्ल के रूप में परिवर्तित होती है, और कार्बोनिक अम्ल के रूप में यह 7% कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर से क्या होती है, बाहर निकल जाती है। अब यहां पर बचा नेक्स्ट जो आपका आया, ये तो 7% इसके द्वारा निकल गया कार्बोनिक अम्ल के रूप में,
नेक्स्ट जो CO2 का परिवहन होगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऊतक स्तर में, ऊतकों में मैंने आपको बताया था कि कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। ऑक्सीजन जो लंग्स से आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में गया था वो ऊतकों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, और ऊतक से जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वे आपके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में आते हैं। ठीक है, ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है विशेष करके यहाँ पर दो चीजें हैं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में एक तो आपका CO2 है प्लस यहाँ पर क्या है, हीमोग्लोबिन है। क्या है, हीमोग्लोबिन। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। तो लगभग आपका 23%, लगभग 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह रुधिर के हीमोग्लोबिन से क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ब्लड के साथ फेफड़ों में पहुंच करके विखंडित हो जाती है। तो यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब लंग्स में पहुंचती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन में क्या होती है, टूट जाती है। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को आप अपने फेफड़ों से क्या करते हैं, वायुकोशों से बाहर निकाल देते हैं और हीमोग्लोबिन स्वतंत्र हो जाता है और तुरंत ही ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। और जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो उस कंडीशन में ये आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, तो लगभग 23% जो CO2 है यह ऊतक स्तर पर हीमोग्लोबिन से क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में रुधिर के द्वारा 23% कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में पहुंचकर विखंडित जब होती है तो वह 23% कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट यहां पर है बेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वह कार्बोनेट्स के द्वारा होता है। इसी के द्वारा सबसे अधिक बाइकार्बोनेट्स आयन, बाइकार्बोनेट्स आयनों के द्वारा, चूंकि मनुष्य में सबसे ये वाहक का सेंटर है, वाहक होता है, सबसे मुख्य वाहक बाइकार्बोनेट्स आयनों के द्वारा लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड, कितना प्रतिशत, लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम तथा पोटेशियम Na+K, सोडियम तथा पोटेशियम के बाइकार्बोनेट सोडियम 70% कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स के रूप में रुधिर द्वारा, किसके द्वारा, रुधिर के द्वारा, ब्लड के द्वारा परिवाहित होते हैं। किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा परिवाहित होते हैं। ये बाइकार्बोनेट्स विशेष रूप से, ये बाइकार्बोनेट विशेष रूप से क्या होते हैं, कार्बोनिक अम्ल। ये बाइकार्बोनेट्स विशेष रूप से कार्बोनिक अम्ल H2CO3,
कार्बोनिक अम्ल, विशेष रूप से जो बाइकार्बोनेट्स हैं, ये कार्बोनिक अम्ल के रुधिर में उपस्थित, कार्बोनिक अम्ल के रुधिर में उपस्थित सोडियम पोटेशियम के लवण के साथ बनते हैं। ये जो बाइकार्बोनेट्स हैं, विशेष रूप से ये बाइकार्बोनेट्स कार्बोनिक अम्ल के रुधिर में उपस्थित सोडियम पोटेशियम के साल्ट, या जिसे आप लवण कहते हैं, इसके साथ क्या होते हैं, बनते हैं। तो विशेष रूप से जो सोडियम और पोटेशियम है के लवण हैं, ये ऋणात्मक है। जो बाइकार्बोनेट्स है आपका, विशेष रूप से बाइकार्बोनेट्स ये आपके ऋणात्मक लवण होते हैं। कैसे लवण होते हैं? ये आपके बाइकार्बोनेट्स ये आपके ऋणात्मक लवण होते हैं। तो ऊतक स्तर पर बाइकार्बोनेट्स का बनना, ठीक है, यानी ऊतक स्तर पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है इस सोडियम और पोटेशियम लवण के साथ बनते हैं। तो ऊतक स्तर पर बाइकार्बोनेट्स का बनना, ऊतक स्तर से फेफड़ों तक पहुंचना और फेफड़ों के स्तर पर बाइकार्बोनेट के विखंडित होने की जो प्रक्रिया है, ये विशेष रूप से कहलाती है क्लोराइड शिफ्ट कहलाती है। इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या कहलाते हैं? क्लोराइड शिफ्ट। फिर से देखिए, ये बाइकार्बोनेट्स किसके? सोडियम पोटेशियम के लवण के साथ बनते हैं। तो ये बाइकार्बोनेट्स, इन बाइकार्बोनेट्स का ऊतक स्तर पर बनना, ऊतक स्तर से फेफड़ों तक पहुंचना और फेफड़ों के स्तर पर विखंडित होना, क्योंकि ये बाइकार्बोनेट विखंडित होंगे और उसी के माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह आपका रिड्यूस हो जाता है। तो विशेष रूप से जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, ये बाइकार्बोनेट्स CO2 के वाहक होते हैं। यानी जो बाइकार्बोनेट्स आयन हैं, बाइकार्बोनेट्स जो आयन हैं, ये विशेष रूप से CO2 के क्या होते हैं? वाहक होते हैं। अतः मनुष्य के शरीर में CO2 का जो ट्रांसपोरेशन है या जो ट्रांसपोर्ट है, उसका जो परिवहन है, यानी शरीर से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है, वो विशेष रूप से बाइकार्बोनेट्स के रूप में होती है। किस रूप में होती है? बाइकार्बोनेट्स के रूप में होती है। तो यहाँ पर ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है, इसी में कैपेसिटी ऑफ लंग्स, फेफड़े की सामर्थ्य। कई बार बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हुआ है कि एक सामान्य सांस लेने की प्रक्रिया में कितनी ml वायु, एक सामान्य सांस लेने की प्रक्रिया में, जब आप सामान्य रूप से सांस लेते हैं तो उस कंडीशन में कितनी वायु आप फेफड़े में भरते हैं, और सामान्य प्रक्रिया में आप जब वायु को बाहर रिड्यूस करते हैं तो कितनी ml वायु बाहर जाती है। तो ध्यान दीजिए, कैपेसिटी ऑफ लंग्स में तो सबसे पहले यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए कि कैपेसिटी ऑफ लंग्स, मनुष्य के फेफड़े की जो क्षमता होती है वो 6000 ml होती है, यानी 6000 मिलीलीटर, यानी 6 लीटर एयर आपके लंग्स में आ सकती है। 6 लीटर यानी 6000 ml, 1 लीटर में 1000 ml। तो मनुष्य के फेफड़े की जो सामर्थ्य होती है वो 6000 ml होती है।
तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सामान्य सांस लेने की प्रक्रिया में, कई बार पूछा है बोर्ड एग्जाम में कि हम कितनी ml वायु लंग्स में भरते हैं, ऑप्शनल में पूछा है। तो एक सामान्य सांस लेने की प्रक्रिया में याद रखिएगा हम 500 ml वायु अंदर लेते हैं सामान्य सांस लेने की प्रक्रिया में अंदर, और सेम इतना ही ml वायु आप सामान्य सांस जब आप बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में 500 ml वायु अंदर लेते हैं और 500 ml वायु आप क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं सामान्य सांस लेने की प्रक्रिया में। अभी मैंने आपको बताया कि फेफड़े की जो कुल कैपेसिटी होती है वो 6000 ml होती है, लगभग 6 लीटर। इतनी एयर आपके लंग्स में भरी जा सकती है, ठीक। अगर आप इन केस बलपूर्वक फेफड़े से अगर वायु आप निकालते हैं, मान लीजिए आपने वायु को तेजी से लिया और उसी वायु को आपने बलपूर्वक बाहर निकाला, ये तो सामान्य प्रक्रिया में था, लेकिन बलपूर्वक जब आप वायु को बाहर निकालते हैं तो लगभग 1000 ml वायु 1000 ml वायु को आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कई चीजें मैंने आपको बताया। पहला तो यहाँ पर है कि एक सामान्य सांस लेने की प्रक्रिया में 500 ml वायु हम अंदर लेते हैं और 500 ml वायु बाहर छोड़ते हैं। फेफड़े की कुल सामर्थ्य जो होती है 6000 ml होती, 6 लीटर लगभग, ठीक है। अगर हम बलपूर्वक वायु को बाहर छोड़ते हैं तो मैक्सिमम जो वायु हम निकाल सकते हैं फेफड़े से वह 1000 ml होती है। तो यहाँ पर 3 बातें आपकी क्लियर हुई, एक ये और ये। नेक्स्ट चौथी जो बात यहाँ पर है, अगर आप बलपूर्वक वायु को अंदर खींचते हैं, अगर आप विशेष रूप से अनुलोम विलोम करने वाले हैं, प्रैक्टिस करते हैं विशेष रूप से, तो सामान्यतः जो माना जाता है कि अगर आप बलपूर्वक वायु को अंदर खींचते हैं तो लगभग 2500 से 3000 ml, लगभग 2500 से, वैसे 2200 से जो है 2500 होता है, 2200 से 2500 होता है, लेकिन अगर आप अनुलोम विलोम करने वाले हैं या रेगुलर प्राणायाम वगैरह करते हैं तो उस कंडीशन में आप मैक्सिमम अपने लंग्स में 2500 से 3000 ml वायु तीव्र गति से अंदर खींच सकते हैं। ये चौथी बात हो गई। पांचवी जो बात है, हमेशा याद रखिए कि 2500 ml वायु ये हमेशा आपके लंग्स में भरी होती है। 2500 ml जो वायु है ये हमेशा आपके फेफड़े में भरी होती है। तो ये तो था आपका फेफड़े की सामर्थ्य या कैपेसिटी ऑफ लंग्स। इसी के साथ इस टॉपिक को, आज के इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।